हेलो हल्द्वानी, सभी सुनने वालों को मैं अरुणेश शुक्ला अपना नमस्कार ज्ञापित करता हूं। और आज हमारे साथ हैं हिंदी के मशहूर युवा कहानीकार भाई श्रीकांत दुबे जी। नमस्कार। स्वागत है भाई आपका। धन्यवाद। आप वैसे तो दिल्ली से आए हैं, मूल निवासी आप गोरखपुर के होते हैं। और पहले थोड़ा आपके बारे में मैं बता दूं अपने श्रोताओं को कि 2006 से आपने लिखना शुरू किया, कहानी छपी आपकी, और उसके बाद 2011 में आपका संग्रह भारतीय ज्ञानपीठ से पूर्वज नाम से आया, जो कि आलोचकों और दर्शक श्रोताओं पाठकों के बीच में बहुत समादृत हुआ। उस पर बहुत सारे बहस मुसाहिबे हुए। आपका एक संस्मरण की किताब मेक्सिको एक घर परदेश में, यह आकार प्रकाशन से छप के आया। आधार से, सॉरी, माफ कीजिएगा, आधार प्रकाशन से 2018 में। और अभी जो जल्दी ही आपका एक अनुवाद छपा है, रक्त पिशाच का बेटा, ये मूल स्पेनिश से आप अनुवाद करते हैं। और खूलियो कोर्तासार ये नाम है स्पेनिश, हिंदी में शायद इसका उच्चारण कुछ दूसरा हो, लेकिन आपने मूल स्पेनिश से किया है। तो आपकी पहचान एक कहानीकार और अनुवादक के रूप में रही है श्रीकांत भाई। ये बताइए कि गोरखपुर से दिल्ली जाकर के, और जिस तरह की सर्विस में आप हैं, लिखने का समय और खासकर कहानी लिखने का समय कैसे बचा रह जाता है? नहीं, समय बचाकर कहानी लिखने का काम मैं कभी नहीं कर पाया। ठीक है। और कहानियाँ मेरी जब भी आई तो बहुत आवेग की वजह से कभी लिखी गई। और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मैं महीनों तक, कभी कभी सालों तक कुछ नहीं लिखा। उस दौर में पढ़ता जरूर रहा, कुछ गुनता मथता रहा, कितना कुछ मेरे दिमाग में आता भी था, लेकिन वो ऐसा किसी मुकम्मल रूप में नहीं आता, तो वो फिर भूल भी जाता था। तो अब ऐसे हफ्ते, महीने, साल के दौरान कभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पास कोई अतिरिक्त तनाव नहीं है, कोई मतलब ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है जिसे मुझे देखना है। तो वैसी परिस्थिति में फिर मैं बैठा और लिखा। तो फिर अब जब लिखने का एक जड़त्व, एक इनर्शिया टूटा, तो फिर मेरा 2-3 दिन, 4 दिन ऐसे लगे, 5 दिन लगे, और फिर मैंने कुछ एक मुकम्मल सा बना लिया। तो कुल मिला के वो जो न लिखने का जो एक लंबा गैप होता है, उसमें चीजें मुझे लगता है कि एक संघनित तरीके से अंदर ऐसे जमा होती हैं, और कभी मौका पाके वो निकलती है। तो हो सकता है कि ये मतलब आमतौर पे एक कविता के बारे में कहा जाता है कि मूड की चीज है ना। कहानी तो मतलब एक स्ट्रक्चर मांगती है जी, कि वो शुरू होगी, खत्म होगी, उसमें डिटेलिंग्स होंगी। वो मतलब जैसे आपने कहा कि 4-5 दिन में होता है, तो मूड क्या कांस्टेंट 4-5 दिन रहता है, या क्या बीच बीच में ब्रेक होता है, कुछ इस तरह का रहता है? जैसे वही है, जो बाहरी कारक हैं, मैं उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराता, लेकिन मैं जैसे आपसे बाहर भी कभी बात हुई तो मैंने बताया कि मैं जिम्मेदार होने से परेशान मनुष्य हूँ। तो अगर कोई जिम्मेदारी मेरे सामने है तो मैं पहले उसको डिस्पोज ऑफ करूंगा, पक्की बात है। कुछ नहीं, अगर घर में अतिरिक्त कपड़े हैं तो उनको पहले धो के सुखा के रख दूंगा, मैं लिखना उसके बाद करूंगा। तो मतलब ये एक लेखक के लिए गलत हो सकता है कि मैं लिखने को अपनी प्राथमिकताओं में ऐसे देखा जाए तो सबसे बाद में रखता हूँ, लेकिन महसूस करने के तौर पर मुझे लगता है कि मैं वो काम बहुत तसल्ली से करूंगा, और मैं वो हफ्ते, महीने, साल उस तसल्ली वाले समय को पाने के लिए खर्च करता हूँ, लगा रहता हूँ। शायद कहानियां इसीलिए अच्छी हैं क्योंकि आप घर की जिम्मेदारी समझते हैं पहले, क्योंकि लेखक आमतौर पे आप लेखक होने के नाते इन चीजों से छूट ले लेते हैं। और आपकी गमलबानी कहानी है, तो बहुत सुंदर दाम्पत्य प्रेम की कहानी है, उसके कई पार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये भी उसमें दिखता है कि आप घर को लेके कितने जिम्मेदार हैं। उस कहानी के बारे में श्रीकांत भाई एक बात कि उसमें वो मिट्टी लेने जाता है पार्क से, और मतलब एक रूपक जो मुझे समझ में आता है कि जैसे अगर रचनाकार मिट्टी से नहीं जुड़ा होगा, अपनी जमीन से नहीं जुड़ा होगा, तो सृजन भी नहीं होगा, क्योंकि
नया सृजन तो उसके लिए नीचे मतलब मिट्टी पे ही होगा ना। कंक्रीट के जंगलों में जो है सृजन उतना संभव नहीं है, या उसका स्वरूप शायद कुछ दूसरा हो जाए जी। बड़े अच्छे रूपक आप बांधते हैं, खासकर डिटेलिंग्स और दृश्यात्मकता आप में बहुत जबरदस्त है। अ, आपने कहा ना कि जैसे लंबी तैयारी करते हैं महसूस करने के क्रम में, तो ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन स्किल जिसे कहा जाता है, ये ऑब्जर्वेशन आपका क्या हर चीज में चलता रहता है? जैसे उसमें एक वाक्य आता है कि मैंने सोचा कि इसे ज्ञान दे दूं कि टमाटर जो है पेड़ पे नहीं पौधे पे लगता है। उसने कहा जो प्यार लिया वो भी रख खोज रहे हो। ये बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है। तो क्या ये हमेशा मतलब आप हाँ, मैं अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही हूँ। ऐसे ही? मेरे जो दोस्त हैं वो मतलब मेरे इस तरह के क्या कह सकते हैं, विट के लिए मुझे अक्सर अपने साथ रखना चाहते हैं। वैसे तो मैं बहुत चुपचाप रहने वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं थोड़े थोड़े समय पर ऐसी चीजें बोलकर अच्छा महसूस करता हूँ, और वो पता नहीं क्यों इसी रूप में आती भी है मेरे दिमाग में। जैसे सामान्य चीजें हैं तो वो मैं नहीं बोलना पसंद करूंगा। तो अब जैसे दोस्तों का एक ग्रुप है, कहीं वो घूमने जाना चाहेंगे तो तब तक नहीं जाएंगे जब तक मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि ना ये चीजें चाहिए कि हम पूरे रास्ते ये सब चलबाजी होते हाँ, थोड़ा। तो ऐसे ही है। घर में भी रहूंगा तो मैं, मेरी पत्नी घर में मेरे चुप रहने से परेशान रहती है, और चुप रहने से ज्यादा चुप्पी के दौरान इस तरह बोलने से परेशान हो जाती है, लेकिन मैं काफी देर तक सुनने के बाद कोई एक वाक्य बोलूंगा। और आपके लिखे हुए का पहला पाठक कौन होता है? आजकल तो मेरी पत्नी है, पहले और पत्नी से पहले जैसे मेरा जो लेखन ठीक तरह से शुरू हुआ था वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दिनों में शुरू हुआ था। तो 2004 से 7 के दौरान मैं वहाँ पे था, तो वहाँ बहुत अच्छा माहौल था। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक व्यक्ति, बहुत यशस्वी कहानीकार उपन्यासकार हैं अभी, चंदन पांडे। तो चंदन पांडे के साथ, उनके परिवार, उनके घर के साथ मुझे वो समय, वो एक्सेस मिला जिसने मोटे तौर पर मेरे लेखक को बनाया। वरना अच्छा, घर पे कोई माहौल नहीं था लिखने का? घर पे माहौल ऐसे बिल्कुल नहीं था। मेरे भैया साहित्य पढ़ने वाले थे, तो वो पत्रिकाएं लाते थे, और मेरा जो प्राथमिकता थी जीवन की, मेरे मेरे कजन वगैरह सारे मिला के, मैं छोटा था, मेरे से छोटा सिर्फ एक भाई है कजन्स में, और तो लगभग सबसे छोटा था मैं। और मैंने अपने भाइयों को संघर्ष करते देखा था, और संघर्ष करके कोई ऐसी मुकम्मल सफलता नहीं पाते देखा था। तो उनके असफलताओं से मुझे एक था कि मुझे कुछ अच्छा हासिल करना है, और वो हासिल करना नौकरी के माध्यम से हो सकता था। और उस नौकरी के लिए जिस परिवेश में मैं था, वहाँ बहुत सीमित विकल्प दिखते थे। जैसे आप या तो इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। तो इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए हमारे पास, घर के पास पैसे नहीं थे। तो फिर, और साइंस मेरा अच्छा था, फिजिक्स अभी भी मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह ये सब देखता रहता हूँ। तो 12वीं तक साइंस पढ़ने के बाद मेरे भाई साहब मुझे लेके बनारस आए थे, और वो साहित्य पढ़ते रहते थे। तो मुझे लगा कि चलो फिजिक्स वगैरह देख रहा हूँ, अब मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करनी है, भूगोल पढ़ रहा हूँ, और साथ के साथ ये पत्रिकाएं हैं, इनको भी देख लेता हूँ। देखा, पढ़ा, लगा कि यार ये मैं भी लिख सकता हूँ। तो मैंने भाई से भी नहीं बताया, मैंने चुपचाप एक कविता सी कुछ बनी, और उसको, उस समय वही था, लिफाफे में भर के और भेजा जाता था। तो नया ज्ञानोदय पत्रिका थी, 2005 की बात है। हो सकता है मैं अवान्तर जा रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में आके समेटूंगा। तो वो लिफाफे में भर के हमने दिल्ली के पते पर ज्ञानोदय के उस पर भेज दिया, और फिर हम भूल गए। फिर दशहरे की छुट्टियों में वो जो बीएचयू था लगभग खाली हो जाता था। बीएचयू का एक नाम बंगाल हिंदू यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पश्चिम बंगाल से बहुत सारे लोग आते हैं। तो वो झारखंड और बंगाल के जो विद्यार्थी होते थे वो दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली तक गायब रहते थे। तो 10-12 दिन मैं रहा उस तन्हाई में, फिर भाग गया, गोरखपुर चला आया, नहीं रहा जा सकता था। और फिर जब मैं लौट के आया तो मैंने देखा, मेरा एनी बेसेंट हॉस्टल था, और उसमें कमरा नंबर 44 था। मैं आके ताला खोल रहा हूँ और दरवाजे को पुश कर रहा हूँ, तो
वो अंदर नहीं जा रहा है। थोड़ा हाँ, मुश्किल से खोला तो देखा कि नीचे उसके बहुत सारे पोस्ट कार्ड, बहुत सारे क्या मतलब 10-12 रहे होंगे, और वो अलग अलग जगहों से आए थे, लोगों ने भेजे थे मेरी वही कविता पढ़ के जिसे ज्ञानोदय ने छाप दिया था। लेकिन उसमें एक कागज पर वही जो रूल्ड पेपर होता है उस पर एक चिट्ठी सी लिखी थी, श्रीकांत भाई नमस्कार, मैं चंदन तुमसे मिलने आया था, ये मेरा पता है और फोन करना, ये मेरा नंबर है। उनके नंबर के अंत में शायद 65 था, ये मुझे थोड़ा सा याद है। तो मैंने फोन किया और पता चला कि वहां से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो रहते थे अपने परिवार के साथ। तो चंदन के पास जाने पर मुझे पता चला कि ये साहित्य भी एक गंभीर चीज है जिसे परस्यू करते हैं कुछ लोग। इतनी सारी किताबें थी और वो आदमी तो वो खुद भी विद्यार्थी थे, मेरे से 1 साल सीनियर थे वो। मैं मतलब बीए फर्स्ट ईयर में था और वो व्यक्ति बीए सेकेंड ईयर में था। और बीए सेकेंड ईयर में रहते हुए उसकी जो प्राथमिकता थी, उसका जो जीवन था, वो आदमी चलते हुए साइकिल लेके, एक वो लंबी सीट वाली साइकिल होती थी जिसे बच्चे हम जैसे नहीं छूना चाहते थे, और वो भाई साहब वही लेके चलते थे, वो गमछा लपेट लेते थे और वो जैसे चल रहे हैं तो आसमान में देख के कहानी सोच रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं। तो वो मैं जब जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ कि भैया मैं ना मतलब आपसे ये ज्योग्राफी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। उनका भी एक सब्जेक्ट था, किनारे करके कह रहा था ये अरुंधति रॉय को पढ़ो, ये इनको पढ़ो। जब मैं जाऊं तो वहां से आ रहा हूँ तो 5-6 किताबें लेके आ रहा हूँ। तो ये उदारता भी मतलब बड़ी उल्लेखनीय थी। आजकल मतलब बड़े गंभीर लेखक भी इस चीज को लेकर बड़ा सतर्क रहते हैं कि कोई मेरी किताब उठा लेना ले जाए। मतलब बहुत सारे लेखक फेसबुक वगैरह पे घोषणा भी करते हैं कि मेरी किताबें लौटा दो विद्यार्थियों। तो वो उस दौर में मुझे वो एक्सेस मिला। मेरे पास कोई लाइब्रेरी नहीं थी, लेकिन बस चंदन के घर जाना है और उधर से आना है तो न जाने क्या क्या उठा के ले आना है। तो कुल मिला के ऐसे में लिखने की तरफ आया। आपने कविता लिखी, मतलब छपी, कहानी छपी, घर वालों का रिएक्शन क्या था? घर वालों का जो रिएक्शन था वो है घर की मुर्गी दाल बराबर। और उनको दिखाई गई नहीं दिखाई गई पहले तो दिखाई गई क्या मतलब मेरे अंदर तो ऐसा उत्साह नहीं था, लेकिन दूसरे तरीकों से वो लोग जान गए। और मतलब मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ के पाठकों ने पढ़ा है, लेकिन मेरे घर जो पूरा संयुक्त परिवार है उसमें अगर 20-22-25 लोग होंगे तो बहुत मुश्किल 1-2 लोगों ने कुछ पढ़ा होगा मेरा। अच्छा। तो घर से उस कविता को भी हम अगर याद हो तो शायद चंद पंक्तियां वो किस पे थी, क्या थी, थोड़ा सा मजमून इसका। मुझे लगता है कि कुछ अजनबी शहर में ऐसे कुछ करके था। अच्छा। और तो पहले ही कविता थी और पहले ही ज्ञानोदय में प्रकाशित हो गई? नहीं, एक बार और ऐसा हुआ था। मैं जब 8वीं क्लास में था तो उस समय राष्ट्रीय सहारा अखबार के पीछे वाले पन्ने पर एक बच्चों के लिए आता था, तो उसमें भी मैंने लिख के भेज दिया था। तो वो पोस्ट कार्ड से भेजा था। वो पोस्ट कार्ड कैसा था, मेरे एक कजन वहां रहते थे राजस्थान, तो मैं चिट्ठियां उनको लिखता था और यहाँ की चीजें, मैं खेत खलिहान का समाचार उनको लिख देता था। 50 पैसे में पोस्ट कार्ड मिलता था। तो वो पोस्ट कार्ड ढेर सारे उठा लाए और करके लिख दिया। वो जा रहा है और वहां से उनका लेटर आ रहा है, वही साधन हुआ करता था। तो मतलब एक जादू सा लगता था कि मेरे संदेश वहां ऐसे पहुंचे, वहां से ऐसे आए। उसमें एक एक्स्ट्रा पोस्ट कार्ड था और मैंने लिखा था वो कविता, मुझे शायद याद है। तो हम बढ़ेंगे ना देख कर नीचे, सदा ऊंचे शिखर पर चढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे। तो ये एक स्टैंजा था और ऐसे 3-4 और थे। शानदार कविता है। उसे उन्होंने राष्ट्रीय सहारा ने छाप दिया और हमारे वहाँ अखबार एक दिन बाद आता था। जैसे आज का पेपर कल आएगा। और इस दौरान जो पेपर वाले भाई साहब थे वो मेरे पड़ोस के गांव के थे, उन्होंने शायद पढ़ा था। मेरे घर पे अखबार नहीं आता था, वो पड़ोस में आता था। उन्होंने कहीं से पढ़ा होगा, नाम देखा होगा। तो मुझे याद है कि मेरे घर के बगल में एक घर था और उसके बगल में एक कच्चा मकान और वहां से एक गली निकलती थी।
मैंने देखा कि वो साइकिल से उतर के और जो दिशा उस तरफ का कर्व लेके जाते थे उधर ना जाके मेरे दरवाजे पर आ रहे हैं पेपर लेके। पेपर पढ़ने का शौक था लेकिन मिलता नहीं था। और जब आए तो आके स्टैंड पर खड़ा करके और उसके बाद कह रहे हैं, अरे यार क्या लिखे हो तुम? हाँ नहीं, भोजपुरी में कुछ बोले होंगे, क्या लिख ले बड़ा समथिंग। तो मैं चौंक गया कि क्या है। फिर उन्होंने निकाल के दिखाया तो वो था पहला अच्छा, अखबार में नाम क्या बात सुनने की है। मतलब बड़ी हाँ, खुशी होती है क्या उस बात समय है। भाई, वो तो दौर और था कि- सहारा जैसे अखबारों ने हाँ, एक माहौल भी माहौल बनाया बनाया था। था। हाँ, मुझे लगता है बचपन ही ऐसे करके कुछ था उनका एक पृष्ठ था। हम्म। तो वहां से ये मसला शुरू हुआ था। लेकिन हाँ, फिर भी मेरे अंदर ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत लिखना है, बहुत छपना है। अगली बार फिर वो 2000 नहीं तो फिर कहानी मतलब में। कविता से कहानी में कैसे शिफ्ट अब हुआ? हाँ, और चंदन जी ने कितना असर आपके जीवन पे फिर डाला? 2004 में ही जब मैं वहां पहुंचा तो उसके थोड़े दिनों पहले, मुझे लगता है कि अगस्त 2004 का मामला रहा होगा, जब तक मैं पत्रिकाएं वगैरह कुछ नहीं जानता था। अगस्त 2004 के अंक में संभवतः वागर्थ के अंक में चंदन पांडे की एक कहानी छपी थी, परिंदगी है कि नाकामयाब है। और उस कहानी ने चंदन को स्थापित किया और चंदन बनारस के पूरे मतलब साहित्यिक परिवेश में ठीक ठाक तरह से छा गए थे। तो वो उनका जो स्टारडम था, स्टारडम ने तो मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं किया, लेकिन हाँ, उस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता ने, उसकी प्राथमिकताओं ने, उसके तरीके ने ये किया कि मतलब मैं कविताएं तो लिखता रहा, लेकिन हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि कभी गद्य भी लिख के देखो। तो फिर मैं धड़ाधड़ एक कहानी लिख डाला। मतलब गया, घर से आया था और वो कहानी थी टोना। अच्छा। और टोना, तो टोना कहानी भी मैंने ज्ञानोदय में भेजी, वो भी छप गई। अब उसके बाद ये शिफ्ट हुआ। कहानी लिखते हुए मुझे ज्यादा मजा आया। ये जैसे आप कह रहे हैं कि टोना आपने लिखी और ये पढ़ के लगा कि आपको कि ऐसा मैं लिख सकता हूँ, जो कि आप स्पेनिश से अनुवाद करते हैं। और मार्केज ने भी यही कहा था कि जब मैंने काफका को पढ़ा और इनको पढ़ा तो मुझे लगा ऐसी कहानी तो मैं भी लिख सकता हूँ, क्योंकि नानी दादी ये सब कहानियाँ सुनाती रहती थी। जी। कहा था उन्होंने अपने इंटरव्यू में, कहा, लिखा भी। और वो जो शिल्प फिर आगे उन्होंने डेवलप किया, जिसे हम लोग मैजिकल रियलिज्म के नाम से जानते हैं हिंदी में, उसको उदय प्रकाश वगैरह लेकर के। आप हिंदी में लिख रहे हैं, अनुवाद स्पेनिश से कर रहे हैं, तो होता है ना कि आपके पढ़ने का, जिनको आप पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं असर पड़ता है आपके लेखन पर, सोचने पर। किस राइटर ने इंटरनेशनल लेवल के आपको प्रभावित किया? हिंदी के लेखकों पर तो मैं बाद में आता हूँ, वैश्विक लेखन में मैंने किससे आप प्रभावित हुए? लगा कि मैं प्रभावित होना मैंने उस सेंस में नहीं, लेकिन जैसे है कि जिनको पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है उनको। मैं बता रहा हूँ, मैंने जब तक वो अपने संग्रह की कहानियां लिखी थी, तब तक मैं विश्व साहित्य को पढ़ते हुए संघर्ष करता था। मुझे अंग्रेजी ठीक नहीं आती थी। मैं हिंदी माध्यम में 12वीं तक पढ़ा था, भौतिक विज्ञान। और जब बनारस आया तो वो चंदन का जो पूरा लाइब्रेरी थी ना, वो परेशान करती थी। लेकिन वो आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करता था कि कोई परेशान भी हो सकता है। तो वो एक किताब जैसे उन्होंने दी थी अरुंधति रॉय की, गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स, मैं लेके गया और मैं करीब 2-2.5 महीने तक रखे रहा और फिर ले जाके उनको लौटाया। उन्होंने कहा कितना पढ़े हो? मैंने कहा 14-15 पेजेस पढ़ा हूँ। बोले ऐसे कैसे? पढ़ो। मैंने कहा समझ में नहीं आ रही है, कठिन शब्द है, नहीं समझ में आ रहा है। तो उन्होंने कहा शब्दों का अर्थ देख देख के पढ़ो, उसमें लिख दो, ऐसे पढ़ो। मैंने कहा अच्छा। फिर ले गया। फिर मैं ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर, एक मेरे बड़े भाई साहब ने, श्रीधर जी ने दिया था गिफ्ट के तौर पे, वो मेरे साथ हमेशा रहते थे। तो उससे देख देख के और लिख लिख के मैंने चंदन पांडे की उस किताब के 50-55 पेजेस रंग डाले। और इस बीच कुछ मेरे बंगाली जो क्लासमेट्स थे, जो अंग्रेजी माध्यम से आए थे, उन्होंने भी मुझे बड़ा बुरी तरह से हिट किया मेरी अंग्रेजी के लिए, जलील सा किया। तो मेरे अंदर ये कीड़ा जगा कि मैं अब अंग्रेजी को पढ़ूंगा। तो मैंने अपने विषय वगैरह अंग्रेजी माध्यम में ले लिए। एनीवे, और उसको अंग्रेजी, ये किस्सा बहुत जरूरी है हम हिंदी पट्टी वालों के लिए। आप समझिए कि मैं एक तरफ से अंग्रेजी सीख रहा हूँ और हिंदी में लिख रहा हूँ। तो तब तक किसी इंटरनेशनल ऑथर ने मुझे उस तरह से प्रभावित नहीं किया।
जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावित किया वो थी कि जब अंग्रेजी थोड़ी आ गई तो लगभग 1-1.5 साल बाद तब मुझे उन्हीं चंदन भाई ने दिया लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, और उसको जब मैंने पढ़ा तो मैं सच बताऊं मुझे लगा कि अंग्रेजी तो जो है सो है, इस आदमी ने स्पेनिश में कैसा लिखा होगा, तो वो दिमाग में आया कि मुझे इसको स्पेनिश में पढ़ना है। फिर उसके बाद ये देते रह गए मुझे कि ये पढ़ो 100 Years of Solitude और हाँ उनकी और कृतियां हैं, तो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कहा मैं स्पेनिश में पढ़ूंगा और मैं स्पेनिश धीरे धीरे फिर सीखना शुरू किया। तो जो आपका प्रश्न था कि किस इंटरनेशनल राइटर ने प्रभावित किया, उस समय तक किसी ने नहीं किया, और उसके बाद मैंने बहुत कुछ पढ़ा लैटिन अमेरिका का। अब मुझे वहाँ की चीज़ें थोड़ा सा लगता है कि मुझे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जो खास तौर से लैटिन अमेरिका में एक मेटा फिक्शन लिखा जा रहा है, जिसके मतलब अभी के जो कंटेम्प्रेरी बड़े नाम हैं, अंद्रेस न्यूमान है, अलेखांद्रो सांब्रा, और मतलब इनके सेसार आयरा, इन लोगों को मैं पढ़ता हूँ, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे लिखने में कुछ इनके वजह से। एक सवाल यही जुड़ा हुआ, आप हिंदी के राइटर हैं, युवा लेखक हैं, जिसको माना जाता है कि हम लोगों की पीढ़ी में कनेक्ट है ठीक से, जो कुछ लिखा जा रहा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, सूचनाएं हम लोगों के पास हैं, सब कुछ उपलब्ध है। बतौर हिंदी लेखक कहानी जो आप लिखते हैं और अन्य भाषाओं की कहानियां भी आपने पढ़ी हैं, हिंदी कहानी को कहाँ पाते हैं वैश्विक प्रदेश में? ये थोड़ा सा मतलब एक भड़काऊ बात हो जाएगी, लेकिन भड़काऊ बात नहीं, आराम से कीजिए। मैं बताऊं बहुत निराशा होती है, हाँ ठीक है। और हो सकता है कि मैं जो अकादमिक दुनिया के जो हमारे बहुत सारे प्रोफेसर भी रहे, कि मैं BHU में पढ़ता था तब भी ये हाल था कि वो लोग जयशंकर प्रसाद और निराला से आगे नहीं जा पाते थे, तो हो सकता है उस तरह का ब्लॉक मेरे अंदर भी आ रहा है। मुझे कंटेम्प्रेरी लोग बहुत सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो समझिए कि 98 और 2% का रेशियो है, ठीक है। तो लेकिन नाम तो मैं ज़रूर लूँगा, मैं अभी भी कुछ लोगों का लिखा कुछ भी पढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो बहुत लिखें, जैसे योगेंद्र आहूजा हैं, और उदय प्रकाश तो खैर इनको कैसे कोई इग्नोर करेगा, राजू शर्मा है, कुछ चंदन पांडे हैं, प्रियम्बत ओ आप, मुझे लगता है कि ओ यस, आपने मुझसे पूछा कि किस इंटरनेशनल राइटर ने आपको प्रभावित किया, मुझे लगता है कि मुझे इंटरनेशनल राइटर में प्रेमवत को शामिल करके जवाब देना चाहिए था, क्योंकि वो हैं उस लेवल के। उन्होंने मेरे लिखने को, उन्होंने मेरी कहानियों को मतलब कहा जाए कि जैसे आप मार्केस का जिक्र किए, मार्केस ने जो मेटामॉर्फोसिस पढ़ के जो महसूस किया था कि यार ऐसे भी हो सकता है, वैसा मैंने प्रेमवत को पढ़ते हुए महसूस किया था। उनके कैरेक्टर्स वो ऐसी चीजें करते हैं जो मतलब हटके हैं। हाँ, मैंने कोई लाशें गिन रहा है, कोई जो है कुछ कहीं कुछ कर दे रहा है, बहुत ऐसी कारोबार, मतलब ऐसे 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 उसके व्यवसाय हैं, वो रेल के डिब्बे खरीदता बेचता है, ये क्या काम है, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे लगा कि कहानी में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सच में, हालांकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं तब तक, क्योंकि परंपरा से बाहर अचानक आप नहीं जा सकते, लेकिन उसने मुझे मतलब एक पुश दिया। इसके अलावा सॉरी मैं थोड़ा और बोलूंगा इस पर। बिल्कुल। अब BHU का जो कैंपस है, अभी इस ओपन यूनिवर्सिटी का भी कैंपस लगभग वैसा ही सुंदर सुरम में है। BHU के कैंपस में बहुत सारे महुए के पेड़ थे, अब गुलमोहर थे। तो मार्च में, अप्रैल में जो वो पतझड़ का मसला चलता है ना, उसमें वो ऐसा माहौल बनता था कि लगता था कि मैं प्रेमवत की कहानियों में जी रहा हूँ, मैं प्रेमवत की कहानियों में ही जी रहा हूँ। और मतलब उस समय में चलते फिरते बैठते पढ़ते मैं सिर्फ कहानियां करता था, वही सोचता था। और जैसे एक होता है ना, अभी कारोबारी जीवन में आपका जो सुपरवाइजर है वो बार बार आपसे कार्य निष्पादन का रिपोर्ट मांगेगा, तो मेरे सुपरवाइजर तो नहीं थे, लेकिन चंदन भाई साहब जब भी मिलेंगे, क्या लिख रहे हो, क्या लिखा। तो अभी शायद एक सवाल आया था कि मेरे फर्स्ट रीडर कौन थे, तो यकीनन लंबे समय तक तो चंदन भाई ही थे। और मैं नहीं कह सकता कि चंदन जी का मैं था, क्योंकि उनका लंबा सर्कल था, लेकिन हाँ उनकी चीज़ें भी मैं पढ़ता था।
आजकल मेरी पत्नी पढ़ती हैं और एक हमारे अमित श्रीवास्तव जी हैं, वो हैं। तो अच्छा, और भाषा के स्तर पर, जैसे जो आपकी भाषा है, वाक्य विन्यास है, जैसे कहते हैं ना डिक्शन, जी और जहाँ से आती है कैरेक्टर्स के लिए भी और उसके लिए एक डिफरेंट टाइप की भाषा आपकी, और ऐसा लगता है जैसे आप विजुअल्स में सोच रहे हैं। जी ठीक, आपने कहा कि प्रियंबद ने आपको प्रभावित किया, मतलब पुश किया। भाषा में आप किसके नज़दीक अपने आप को पाते हैं? नहीं, ये इसका निर्धारण तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन फिर भी अच्छा, इस सवाल को ऐसे लेते हैं जी कि पात्रों की भाषा जैसे होती है ना, हम्म, तो अलग अलग ढंग के पात्रों के लिए अलग अलग तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है। हिंदी कहानी के साथ दिक्कत ये रही कि बहुत और चीज़ें तो फार्मूला में रही, शायद पता नहीं कोई लोगों को बात बुरी लगे, लेकिन भाषा में भी तकरीबन एक फार्मूला बहुत लंबे समय तक चलता रहा जी कि आपको इस तरह की भाषा, जैसे इसीलिए लंबे समय तक विनोद कुमार शुक्ल बहुत जो है तकरीबन दरकिनार ही किए रह गए, है ना। तो जब आप मान लिया लिख रहे होते हैं, क्योंकि आप गोरखपुर में भी रहे, बनारस भी रहे, दिल्ली में हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि आपकी भाषा का कोई स्वरूप स्थिर हो पाता है, या जगह जगह जाके कुछ कुछ बदलती रही है? बिल्कुल बदलती है भाषा। हाँ, बिल्कुल बदलती है। और भाषा का बदलना मेरी अगली रचना के लिए एक अनिवार्य शर्त है। अनिवार्य शर्त है। जैसे मैं अलग विषय जब चुनूंगा तो मैं तब तक भाषा के मामले में भी एक ठीक ठाक यात्रा तय कर लिया होता हूँ, मतलब ऐसा मुझे लगता है। और जब तक वो नहीं पूरा करूंगा तब तक मेरा मन मानेगा नहीं। और यही कारण है कि मैं जैसे उस सफर में थोड़ा आगे निकल चुका हूँ यदि, तो मैं अपनी पिछली चीजों को जब पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत कोफ्त होती है, उत्साह आता है। नहीं, ये तो ठीक है कि एक अच्छे लेखक के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को आत्मालोचना भी करता रहे, और अगर आप महसूस कर लेंगे कि जो लिख दिया अच्छा ही लिख रहे हैं तो फिर आगे क्या। लेकिन एक बात बताइए, जैसे मुझसे एक बार प्रियंबद ने बातचीत में कहा था, मैंने कहा कि आपने धर्मस्थल उपन्यास लिखा, उसकी मैंने रिव्यू लिखी लंबा, तो मैंने कहा कि एक डिफरेंट उस पर आपका वो उपन्यास था, छुट्टी के दिन का कोरस। फिर ये तो उन्होंने कहा कि यार छुट्टी के दिन का कोरस लिख के जान लो, या उन्होंने कहा कोई उपन्यास लिख के, वो जैसे कहते हैं ना, बोले कि हैंगओवर उतारने के लिए मुझे एक रचना करनी पड़ी, है ना। जैसे कई बार होता है कि आप उसी में डूबे रहते हैं जिस रचना में है, लंबे समय तक आप तो उपन्यास लिख रहे हैं, एक अंश छपा भी है आपका, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि लिख करके लगा हो कि जैसे आप ट्रांस में हो या हैंगओवर में हो? कुछ नहीं, मैं मतलब मैं कह सकते हैं कि लिखने वाली चीज को ना मैं बहुत लंबे समय तक पाल के रख लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ ओवरलोड सा महसूस होता है। तो हाँ, मतलब वो आपने भाषा की बात की तो एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि मैं मतलब प्रियंबद भी एक थे उनमें से। इसके अलावा कई लेखकों की कई रचनाओं को मैं पूरा पढ़ने के बाद भी अलग से सोचता था कि मैं इसे आम पाठक की तरह क्यों नहीं समझ पाया, क्योंकि मुझे कई बार कहानी नहीं याद रहती थी, मैं भाषा में ही रह जाता था। मैंने उदय प्रकाश की छतरियां पढ़ी, मैं भाषा में ही रह गया। और जो दृश्यात्मकता आप कह रहे हैं, मेरी प्रायोरिटी पता नहीं क्यों पढ़ते हुए वो ज्यादा हो गई, कहानी कहाँ जा रही मुझे बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। जैसे कहानी का जो एक ट्रेडिशनल फ्लो और अंत होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मेरे लिखने में भी वो चीज पता नहीं कैसे आती है। लेकिन ये आपकी कहानियों की ताकत है कि वो मतलब विजुअल्स क्रिएट करती हैं और सामने वाला कनेक्ट होता है। दरअसल है क्या कि आज के समय में तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि विजुअल्स से घिरे हुए हैं, तो जैसे होता है ना कि भाषा का दृश्य हो जाना, ये किसी भी लेखक के लिए, रचना के लिए बड़ी उपलब्धि की तरह है भाई। कि आप मान लिया कोई शब्द, आप कई बार होता है ना कि सामान्य पाठक है तो फिल्म इसीलिए ज़्यादा देखी जाती है ना क्योंकि वो विजुअल है, उसके लिए आपको कुछ अलग, जैसे एक ज़माने में नाटक बहुत देखे जाते थे, विजुअल है। तो कहानी के पाठक वर्ग का विस्तार मैंने विजुअल्स करते हैं। इस मायने में भाई आपकी कहानियाँ बहुत अलग से रेखांकित की जानी चाहिए। धन्यवाद। हाँ, और बड़ी बात है मेरे लिए। नहीं, और दूसरी बात यह है कि जैसे आप लैटिन अमेरिकी लिटरेचर आपने ठीक से पढ़ा है, और आप इवन की मार्केज को ही देखिए तो 1000 ईयर्स का जो उनके यहाँ का गृह युद्ध चला था, और जो कर्नल राफेल उर्बे उस समय थे, जिन पर कर्नल ऑरेलियानो बुएंदिया का है, तो जिस ढंग से मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो को, जैसे आप लैटिन अमेरिका को देखें कि पारंपरिक स्ट्रक्चर में
उन्होंने मतलब उसके लिए उनको किसी और स्ट्रक्चर के पास नहीं जाना पड़ा, जैसे जो हम लोग हिंदी में करते हैं कि हम अंग्रेजी की तरफ जाएंगे, उस स्ट्रक्चर को लेने की कोशिश करते हैं। ये अपना उन्होंने देशज जो कहानी का स्ट्रक्चर डेवलप किया। और मान लिया बहुत लोग हैं जैसे चिनवाची भी हैं, इस तरह के लोग की जो किस्सा गोई वगैरह वाला जो पूरा फॉर्मेट है, आप उस पूरे मूवमेंट को कैसे देखते हैं? कि नहीं, मैं शायद सवाल मैं फॉर्मुलेट कर रहा हूँ कि जैसे ये है ना कि रचना में एक होता है जैसे क्या प्राथमिकताएं लग रही हैं, क्या प्राथमिकताएं लग रही हैं, कि ऐसा क्या रहा कि अपने यहाँ पॉलिटिकल कॉन्शसनेस जो है, बात तो बहुत की जाती रही, लेकिन आप देखेंगे कि रचना में उसको अलग से लक्षित कर लिया जाएगा। जैसे बहुत सारी रचनाएं हैं कि जिनको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि यही होगा। जैसे शिवमूर्ति को पढ़े तो आप उनको पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंत ऐसे होगा। जिसे कहे ना कि स्ट्रक्चर के लेवल पर उस चीज को बहुत कायदे से हिंदी कहानी गूंथ नहीं पाती है। मतलब जी, अब मैं सवाल को समझ पा रहा हूँ। देखिए, इसका उत्तर इन दोनों महाद्वीपों के मतलब भारतीय उपमहाद्वीप जो है और फिर दक्षिणी अमेरिका है, इनके इतिहास से मिलेगा। मेरे उत्तर लंबे हो जा रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए, जरूरी। आप देखेंगे तो भारत में जो उपनिवेश था अंग्रेजों का, उसका स्वरूप बिल्कुल अलग था। लैटिन अमेरिका में बिल्कुल अलग था। भारत में अंग्रेज आए और उनका मकसद सीधा था, उन्हें यहाँ से व्यापार करना है, यहाँ के संसाधन लेके जाने हैं और ले जाके फिर वो उनका काम खत्म हुआ और यहाँ से चले गए। मैं स्वतंत्रता संग्राम को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये भी था कि वो आए और जो भी हुआ यहाँ के स्ट्रगल की वजह से या जैसे भी वो चले गए। लेकिन लैटिन अमेरिका का जो उपनिवेश था उसमें वो वहाँ बसे। अब आप देखिए, लैटिन अमेरिका जो है, आप मतलब मैक्सिको से लेकर के और दक्षिण में आप चिली तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जब स्पेनिश इन्वेडर्स, पोर्चुगीज इन्वेडर्स, ये जब वहां पे पहुंचे थे, करीब 12वीं-13वीं सदी से ये मसला शुरू होता है। 1492 में तो कोलंबस जाते हैं। तो वहां पर बहुत सारी सभ्यताएं हैं जो एक दूसरे से सेक्लूडेड हैं, अलग अलग हैं, और उन सब से ये जाके मिलते हैं, संघर्ष होता है। और संघर्षों के बाद एक अलग नस्ल जो यूरोप और वहां की इंडिजीनियस आबादी से मिलके बनती है, और जब वो एक अलग नस्ल बनती है तो उसका एक अलग कल्चर बनता है। ठीक है, उसमें वहां का लोकल पहलू भी है, और वहां पे जो बाहर से आया है वो मिल करके एक नया रूप लेता है। भाषा तो वहां खत्म हो जाती है, स्पेनिश आ जाती है। हाँ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। भाषा इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि वो सभ्यताएं जो थी मतलब इनके द्वारा खत्म की गई, उनकी हर चीज को इन्होंने खत्म किया। मतलब पूरे लैटिन अमेरिका का जब आप इतिहास देखेंगे तो वहां दमन अलग लेवल का है। भारत में वैसा नहीं हुआ, हम खुशकिस्मत हैं। तो अब क्या है कि पहले उन्होंने वहां के इंडिजीनियस लोगों को मारा। उसके बाद क्या हुआ कि वो वहां रह गए, कुछ सदियों तक वहां रहे। जो आए तो थे स्पेन से, पुर्तगाल से, फ्रांस से, कुछ द्वीपों में आए तो वहां से थे, लेकिन कुछ सदियों तक रहने के बाद अब वो 2म दर्जे के नागरिक हो गए। फिर वो यूरोप के नहीं माने जाते थे। तो फिर यूरोप वहां के उन लोगों को उनके साथ गलत बर्ताव शुरू किया। तो लैटिन अमेरिका के ज्यादातर देशों के जो आंदोलन रहे वो यूरोपियन नस्ल के लोग जो वहां रह गए उनके और यूरोप की ताकतों के बीच में हुआ। ठीक है, तो अब एक क्या है कि अब जैसे उठा लीजिए आप अर्जेंटीना का स्ट्रगल अलग था, चिली का स्ट्रगल अलग था, मैक्सिको का स्ट्रगल अलग था। तो स्ट्रगल अलग है तो कहानियां अलग है। अब क्या है, उनके पास भाषा का जो संस्कार था, स्पेनिश या पुर्तगाली, वो ठीक ठाक विकसित भाषाएं थी। आपको शायद कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि पहला जो उपन्यास था वो मिगेल दे सर्वांतेस, समझ रहे हैं, हाँ, डॉन कीखोते स्पेनिश प्रोनाउंसिएशन है। ये भी वही 15वीं सदी के आसपास, 15वीं सदी के आसपास उनके पास एक मुकम्मल उपन्यास होता है। और यहाँ पे हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए उपन्यास के लिए 19वीं सदी तक आते हैं। तो वो 500 साल तो पहले से ये भाषा आगे थी। तो इसलिए वहां पर ज्यादा विस्तृत फलक दिखाई देता है। और हम कंपैरेटिवली देखें तो मतलब एक रूपता पाने के लिए कंटेंट के लेवल पे
बहुत सारे स्तरों पे अभी तक हम संघर्ष कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं जवाब दे पाया। नहीं, ठीक जवाब दिया आपने, क्योंकि हमारे संघर्ष तो अलग रहे ही जी। और हमारे पास जो हमारे अपने इंडिजिनस चीज़ें थी, जी। जैसे मान लिया नॉन वायलेंस आया, तो उस तरीके का वो स्ट्रगल भी नहीं रहा जैसा वहाँ पर हुआ कि जितना हिंसक और रक्त रंजित टाइप का रहा। जी जी जी। तो उसने अलग अलग प्रभावित किया। ये आपकी बात ठीक है, तो शायद इसीलिए हम लोग अभी भी अपना जी ढूंढ रहे हैं। एक अंतिम बात जी कि आप उपन्यास लिख रहे हैं जी, ठीक है। पहले तो उसका नाम डिस्क्लोज कीजिए। पहली बार ये जी रेडियो पर जी कि उसका शीर्षक क्या है जी, और भविष्य की आपकी योजनाओं में क्या है लिखने में। मैंने आपसे बताया मतलब और नहीं, इसी के साथ लगा एक और चीज है, जी, बस आखिरी सवाल में पूछ लिया जाए, ऐसी कौन सी रचना अब तक की पब्लिश्ड रही जिसको लिखने के बाद आपको बहुत संतोष महसूस हुआ कि हाँ ये मैंने लिखा। नहीं, संतोष तो बड़ा क्षणिक होता है। यहाँ मतलब आखिरी हिस्से को मैं पहले बताऊंगा। हाँ, संतोष बड़ा क्षणिक होता है। संतोष ये होता है कि भाई जो करना चाह रहा था कर दिया, तो वो थोड़े समय का होता है। और उससे जैसे कहानी पूरी की तो थोड़ा सा सेलिब्रेट करूंगा। अक्सर मैं रात में पूरा करता था। पहले बाइक होती थी तो बाइक लेके दिल्ली के वो इंडिया गेट और वगैरह वगैरह के 10-12 चक्कर में मतलब लगा रहा हूँ, खुश हूँ। तो संतोष तो क्षणिक होता था और वो ज्यादा लंबा नहीं चलता था, बल्कि जिसे मैं बहुत ज्यादा दिल से लिखता था या लिखता हूँ, वो चीज मुझे बेचैन जरूर करती है। इस तरह से बेचैन करती है कि जब मैं उसे कहीं पाठ करना होता है, मैं बहुत ज्यादा गंभीर जो अपने करीब की चीजें लिखा हूँ उनके पाठ करने से बचता हूँ। जैसे मेरी कहानी है ब्लेड, मैं उसको पढ़ने से बचता हूँ क्योंकि मैं बार बार उस एक इमोशनल उसमें चले जाते हैं, मतलब ड्रामा में जाके मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो काफी गहरे जुड़ाव वाली कहानी कमल पानी भी थी। तो मैं वाइफ के लिए भी बहुत इमोशनल हो जाता हूँ कि यार उसने जो स्ट्रगल देखे। तो कुल मिला के संतोष नहीं, बेचैनी जरूर बढ़ती है। अगली चीज आपने पूछी, मैं अगला उपन्यास, तो मैं थोड़ा सा इसको रोकना चाह रहा था लेकिन आप पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ। मेरे अगले उपन्यास का नाम होगा मल्टी स्टोरी। मल्टी स्टोरी मतलब यही टाइटल होगा। जी जी जी। ये अंग्रेजी का शब्द क्यों है क्यों नहीं है, नहीं वो ये तो सारी बातें इसलिए भी अच्छा है क्योंकि हिंदी कहानी के साथ शुरू से ही एक बड़ी दुर्घटना हुई, मेरा मानना है कि ये सिंगल स्टोरी रही। अच्छा, मल्टी स्टोरी नहीं बन पाई। क्या बात है ना, कि मतलब वो जैसे बीच में चलन चला फिल्मों का, एक फिल्मों में 3-3 4-4 पार्ट होते थे। किरण राव की फिल्म आई थी बीच में। जैसे है ना कि अब मान लिया ये कहा जाए कि हल्द्वानी में सब अच्छा है जी, ये सिंगल स्टोरी हुई जी। अच्छा। हल्द्वानी में स्लम भी है, हल्द्वानी में महिलाओं के स्ट्रगल भी हैं, हल्द्वानी में और चीजें हैं, प्रवासियों के जैसे कफन कहानी एक एग्जांपल से भी समझ लीजिए कि वो महिला मर गई, उस पे जो कहानी है, ठीक, प्रसव के दौरान वो महिला मतलब गर्भवती थी और मरी, वो क्या उसकी क्या पीड़ा थी, क्या चीज थी, इस पर हिंदी कहानी में बातचीत नहीं है। मान लिया कफन में ही नहीं है, मतलब हिंदी कहानी के साथ ये चीज रही। तो ये जो मल्टी स्टोरी वाला मामला है, इसलिए भी मुझे बड़ा कैसे लग रहा है कि जब इस तरह का उपन्यास आएगा तो शायद वो चीज, मतलब ऐसा नहीं है कि लेखकों ने किया नहीं, हिंदी में कुछ लेखक हैं जिन्होंने किया, जैसे अखिलेश हैं, बधी हैं, लेकिन वो संख्या बहुत कम रही है। और खासकर युवाओं में तो मतलब लोग कोशिश कर रहे हो आपको उपन्यास आए इसका, तो हम लोग इंतजार करेंगे कि धन्यवाद आएगा, जैसा आपकी लिखत पढ़त है और अब तक का जो हम लोगों ने जाना है आपको। तो सर इसके भीतर का जो कंटेंट है वो सर जो बता रहे हैं वही आशय का है, या मल्टी स्टोरी में थोड़ा ये लग रहा है मुझे कि जो अभी जिस तरह का समाज अभी बना है कुछ, ये दोनों बातें हैं आपने बता दी। अच्छा बाकी थोड़ा सा रहस्य में रखें, ठीक है, बाकी आलोचकों के लिए भी बचा रहे हैं। बात हम लोग वाइंड अप करें, लेकिन बीच में आपने एक बहुत ऐसी बात कही कि उसमें मैं कुछ कहना जरूर चाहूंगा। आपने कफन का नाम लिया और आपने कहा कि स्त्री का जो दर्द है, पीड़ा है, बड़ी हैरत की बात है कि जो बहुत विकसित देश हैं साहित्य के मामले में, संस्कृति के मामले में, भारत तो मतलब भारत, मैंने कहा कि ये अभी भी यहाँ पर साहित्य इवॉल्व हो रहा है, क्या स्वरूप लेगा हमें नहीं पता, लेकिन जिनका इतिहास लंबा है वहां के लेखक भी भयंकर तरीके से स्त्री द्वेषी रहे हैं, मिसोजेनिस्टिक रहे हैं। गैब्रियल गार्सिया मार्केज भी रहे हैं। मुझे 70 बाल्टी पानी जो है, वो इतने दिन में पुरुषों के साथ सोती थी कि चादर निचोड़ने से
कितनी बाल्टियां पानी भरती थी, ये आया है। हाँ हाँ ठीक है, वो हाँ, एकांत के 100 बरस में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, एकांत के 100 वर्ष में भी है। हाँ। और एक कहानी भी है, समथिंग एरेंदिरा एंड द, मतलब हिंदी में बताएगा तो शायद पढ़ा होगा। एरेंदिरा नाम होता है उसका। तो उन्होंने वो उपन्यास का एक हिस्सा उसे और डेवलप किया है। इसके अलावा आप उनका वो जो क्या था, मेमोरीज ऑफ माय मेलंकली हॉर्स, हाँ, आप वो देखिए। अच्छा। तो सर रूसो की एमाइल अगर हम देखें तो मैरी वोllstonecraft ने 1792 में द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन केवल 6 हफ्तों में लिखी थी और उसी का काउंटर करके लिखी थी, जिसमें एमाइल में रूसो बोलते हैं कि महिलाओं का काम केवल पति को खुश रखना है, बच्चे पैदा करना है और घर के भीतर का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस आज से 200-250 साल पहले हाँ, तो अब रूसो को हम इतना मानते हैं, रशियन लेकिन लिटरेचर महिलाओं को प्रगतिशील मानते हैं, लेकिन उसका पाठ कीजिए, आप देख लीजिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज और क्लोज मतलब जोड़ के मैं बात को खत्म करूंगा। लेकिन उसी लैटिन अमेरिका में इसका एक एक इसकी प्रतिक्रिया भी है, काउंटर भयंकर तरीके से आई। जिस जादुई यथार्थ की हम बात करते हैं, उसमें जो 4 नाम तो बड़े हैं जिसको लैटिन अमेरिकन बूम कहते हैं। बूम मूवमेंट हुआ था। वारगास योसा, हुलियो कोर्टासार, कार्लोस फुएंटेस और गार्सिया मार्केस। तो इन सब में आप देखेंगे कि मतलब स्त्री का ऑब्जेक्टिफिकेशन अलग लेवल पे है। लेकिन उसी समय में जो स्त्रियां लिख रही थी, उन्होंने इस चीज को हाईलाइट करके और स्त्रियों की दिनचर्या को उस जादू के साथ डिनोट किया, जिसमें अभी यहाँ हमारे हल्द्वानी के जो यशस्वी कवि, उपन्यासकार, अनुवादक अशोक पांडे जी, उन्होंने क्या गजब अनुवाद किया है। जैसे चॉकलेट के लिए पानी, लॉरा एस्किवेल, आप उसे देखिए तो वो उसका विद्रोह है। और इसके अलावा वो और भी नाम है, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। तो वो चीज मैंने ये दरअसल स्त्रियों के साथ दरअसल दिक्कत ये है ना कि जो हम लोग सिंगल स्टोरी की बात करते हैं, तो जैसे जिसको मैं समझ रहा था, और थ्योरेटिशियन है, देखिए मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, कि महिलाएं भी जब काउंटर कर रही होती है ना, तो वो भी एक सिंगल स्टोरी में ही चली जाती हैं। सवाल ये है ना कि जैसे 10 चीजें अगर चल रही हैं, तो एक कहानीकार से, मान लिया जिसको हम लोग कहते हैं एपिक सेंस जैसी कोई चीज अगर होती है, जैसे महाकाव्यात्मक चेतना कह लीजिए, जैसे उपन्यास आकार से नहीं बनता है, वो एपिक सेंस से बनता है कि आप अपने समय के यथार्थ को उसकी गतिशीलता में समग्रतम कितना पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए कि स्त्रियां भी मान लिया वो जवाब देते हुए फिर उसमें चली जाती हैं। और चीजों की बात, मतलब इसे कहते हैं ना मल्टी स्टोरी, मतलब ये कि भाई स्लम की भी बात करेंगे, हम महिलाओं की भी बात करेंगे, उसमें मान लिया पुरुष भी कहीं प्रताड़ित है उसकी बात करेंगे, दलित भी होंगे, मतलब जैसे ये इस टाइप का, मतलब आपने प्रकारांतर से मामले को खोल दिया, तो मैं बता ही देता हूँ कि अपना तो काम है बैठे आपके इंटरव्यू करने। बहुमंजिला इमारतों की जो संस्कृति है, मैं उसी में रहता हूँ। तो मैं सारे शेड्स देखता हूँ जो आपने बताया। मैं वहां पर स्त्री के संघर्ष देखता हूँ, पुरुष की प्रताड़ना भी देखता हूँ। पुरुष भी प्रताड़ित हैं, होते हैं, मतलब अलग तरह से, कम है लेकिन होते हैं। मैं वहां पर गरीबी भी देखता हूँ, वहां पर अलग तरह की अमीरी भी देखता हूँ, छोटे छोटे संघर्ष भी देखता हूँ, बड़े मुद्दों का इग्नोर किया जाना भी देखता हूँ। तो ये भी एक है, ये भी एक, हम लोग उसका इंतजार करेंगे। आपको उस उपन्यास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और इस कल्चर पे सर कुछ लिखा, मतलब कितना लिखा गया है, क्योंकि ये कल्चर तो लगभग आ गया ना 1-2 दशकों से। हाँ, याद आती है मुझे एक तो इसी तरह कहानी जो है, वो गिरने वाले फ्लैट की किसकी थी, काफका की, किसकी है, ये चेखोव की। और एक कहानी मुकेश वर्मा ने लिखी थी। कहानी का शीर्षक है लोग वह लोग कुछ, मैं अगर मिस कर रहा हूँ, बहरहाल उनके संग्रह में है। और उसकी कहानी यह है कि एक आदमी फ्लैट से मान लीजिए 7वीं मंजिल से गिर रहा है, तो हर फ्लैट के भीतर जो रियलिटी चल रही है उसको नोट करता जाता है। और उस पर एक बार मुझे भी बोलने का मौका मिला था, तो हमने तो यही कहा था कि भाई अब वो समय नहीं है कि आप कोई होल रियलिटी देखेंगे, कि समग्र यथार्थ जैसी कोई चीज है। सबकी अपनी अपनी रियलिटी है। महिलाएं कहती है हमारी रियलिटी अलग है, दलित कहे हमारी रियलिटी अलग है, आपकी अलग, हमारी अलग। मैंने तो वो स्ट्रक्चर मैंने आप कन्वे करे। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने 2 कोण देखे, जैसे एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में 12-15 टावर हैं, और उसमें एक लेन है, तो उसमें 4 टावरों की लेन है। पहले टावर में मैं देख रहा हूँ कि कुर्सियां सजी हैं, लोग बाहर बैठे हैं, पूछने में पता चलता है कि कोई मर गया है।
और वहां से बमुश्किल 50 मीटर आगे जाके अगले टावर के सामने वो बग्गी सजी हुई है और नाच रहे हैं हाँ लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं ठीक है समझ तो- गए। आपका उपन्यास लोग पढ़े इसलिए हम लोग उस पर बहुत ज्यादा नहीं नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। हम लोगों के नहीं मतलब इंतजार है भाई इस तरह के जी। उपन्यास का, और उम्मीद है कि मतलब आपने अब तक सब बेहतर किया है वो उपन्यास में हम नहीं, लोगों को। इस विश्वास के लिए धन्यवाद। और तो बहुत शुक्रिया सर इस शानदार बातचीत के लिए। और अभी तो हम मन कर रहा है कि जब तक आप लोग यहाँ पे हैं इस साहित्यिक लाभ को लिया जाए हमारे उत्तराखंड के तमाम लिसनर्स के लिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सुंदर बातचीत की, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी धन्यवाद जी धन्यवाद। जी जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक देना हमें न भूलिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल पर जाकर प्ले स्टोर पर जाके हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल करके आप देश दुनिया में कहीं भी इस रेडियो को सुन सकते हैं। तो अरुणेश जी के साथ में, श्रीकांत जी के साथ में, अपनी रेडियो द गड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।